मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया है कि मैंने जो आपका ईपीएफओ से निकली हुई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए आपका आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट जो मैंने पकड़ा है, सॉरी कल्चर एंड जो है हेरिटेज, मतलब संस्कृति और विरासत। इसमें से मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि संस्कृति क्या है, विरासत क्या है। संस्कृति के जैसे दो रूप बताया था, मूर्त संस्कृति, अमूर्त संस्कृति, उसके बाद विरासत का, प्राकृतिक विरासत के बारे में बताया था मैंने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनेस्को क्या है। वहाँ पे एक यूनेस्को वर्ग का शब्द का मैंने जिक्र किया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यूनेस्को क्या है। देखिए, जैसा कि आपको इस क्लास में मेरा यूनेस्को के बारे में रहेगा, और अगला क्लास जो मेरा रहेगा यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है भारत में, जितने भी धरोहर, जितने भी विरासत, उनका मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज बताता हूँ यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को, देखिए, यूनेस्को इटसेल्फ, देखिए आप देख रहे हैं बोर्ड में, यूनेस्को मतलब यू फॉर यूनाइटेड, N for nations, E for educational, S for scientific, C for cultural and O for organization। मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में देखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। तो इसका नाम से ही इससे पता चल रहा है कि काम क्या करता होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। मतलब क्या है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक निकाय है। यूएनओ का निकाय है, और इसका स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा अशांति हो गया था देश में। हर मतलब हर देश में लोग त्राहिमाम त्राहिमाम में थे। तो लोगों को लगा कि अब देश को एकजुटता करने का अवसर है। इसमें से ये सब चीजें मन में आया। ये किन की मन में सब आया, ये आपको बताता हूँ। देखिए, तो इनका सबसे पहले हम देख लिया, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसमें देखिए दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जब स्थापना की बात हो, जब एग्जाम में कभी भी स्थापना का क्वेश्चन आए, तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। जब इसका प्रथम अधिवेशन की बात आए, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, ये आपका 19 नवंबर 1946 को हुआ था, जो कि 10 दिसंबर 1946 तक चला था। तो इसमें से कंफ्यूज नहीं करना है। स्थापना 15 नवंबर 1945, प्रथम सम्मेलन 19 नवंबर 1946। तो 19 नवंबर 46 से 10 दिसंबर 1946 तक प्रथम सम्मेलन चला था। और दूसरा चीज क्या है कि इसका स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी, इसका स्थापना लंदन में। ठीक है, लंदन यूके में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहला सम्मेलन हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो सम्मेलन जो हुआ था पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है। स्थापना लंदन में हुआ था, पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जैसा कि बताया 16 नवंबर 1945 का स्थापना हुआ था, 19 नवंबर 1946 का इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो 10 दिसंबर 1946 तक चला था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसका कार्य क्या है, यूनेस्को का कार्य क्या है। यूनेस्को का कार्य जो है, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये संगठन नाम से ही लग रहा है कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई संस्था होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया हुआ है। एजुकेशन क्षेत्र में काम करता होगा, साइंटिफिक क्षेत्र में काम करता होगा, कल्चर क्षेत्र में काम करता होगा, तो इस क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो क्लियर हो गया इसी नाम से। वही उसका कार्य भी वही है, जैसा नाम है वैसा काम है। तो नाम है, तो इसका काम आपने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इन चीजों को बढ़ावा देना है। तो इसके अब आती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में है। सदस्य कितने हैं अभी भी देखना पड़ेगा। तो इसके 193 सदस्य हैं और 12 सहयोगी देश हैं। तो इसका सबसे पहले आइडिया किसको आया, ये सब चीजें कैसे बनती है, कोई भी चीज पहले एक आइडिया आता है। तो इस आइडिया से पहले क्या कुछ ना कुछ एक होता है। जैसे देखिए, जो पहले हमारे देश में नरेगा चल रहा था, बाद में इनका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती है, जो धीरे धीरे करके नाम बदला जाता है, मॉडिफिकेशन होता है। कोई डायरेक्टली अचानक उठ करके योजना, मतलब इतना डेवलप, सोचा समझा हुआ, बनाया हुआ, स्केच किया हुआ नहीं आता है। पहले कोई दूसरे तरीके से स्टार्ट होता है, फिर उसमें से कुछ इंप्लीमेंट होता है, ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। लास्टली क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड योजना बन जाता है। तो ये यूनेस्को इतना स्टैंडर्ड योजना ऐसे नहीं डायरेक्टली बन गया है। ये पहले से ऑलरेडी, इसका मैं देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस में उतना डीप में नहीं है। मैं एक बस स्मॉल, तो देखिए जैसे कि इसका जो हिस्ट्री है, ये सबसे पहले इंटरनेशनल कमिटी
ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, आईसीआईसी करके था, जो कि 1922 में इसका एस्टेब्लिशमेंट जेनेवा में हुआ था। ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली यूनेस्को नहीं आया। यूनेस्को आने से पहले क्या था वहाँ पे बैकग्राउंड में, इसका जो मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, आईसीआईसी, जिसकी स्थापना 1922 में जेनेवा में हुई थी, ऑलरेडी था। लेकिन इसमें लोग का कहना था कि ये जो है मनमानी ढंग से कार्य करती है और ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के लिए काम कर रही है, मतलब ये लिमिटेड था, दैट वाज लिमिटेड टू वेस्टर्न यूरोप ओनली। तो इसके लिए पूरे इंटरनेशनल में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व में अशांति हो गई, तो लगा कि नहीं, इसको हम पूरे जो है विश्व लेवल में बढ़ाएं। तो इसके लिए देखिए, इसके बाद इसमें और मॉडिफिकेशन 1924 में इसमें इसका नाम बदलकर आईआईआईसी कर दिया गया था। आईआईसी मतलब कमेटी को इंस्टीट्यूट, इसका जो आईआईसी कर दिया गया, मतलब इंटरनेशनल कमिटी की जगह पे इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन कर दिया गया। सबसे पहले इंटरनेशनल कमिटी थी, अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद है 1922 में जेनेवा हुआ था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है मतलब जिसको नाम बदल के बाद में 1924 में कर दिया गया, इसका नाम बदल कर ट्रिपल आईसी कर दिया गया, मतलब इंस्टीट्यूट कर दिया गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। तो ये आपका हो गया इसके बारे में बैकग्राउंड। अब यही जो चीजें थी, इसी से ये ऑलरेडी लिमिटेड थी वेस्टर्न यूरोप तक ही। अब इसी को मॉडिफाई करके डेवलप किया गया। इसमें योगदान किसका रहा, किसी किन्हीं का तो योगदान रहा होगा, तभी तो ये आगे बढ़ा। देखिए आपको बताते हैं योगदान किनका रहा। तो इसमें है जो इनका जो आइडिया है, ये जो आइडिया आया मन में, किन्हीं का मन में तो आइडिया आया, पहले तो आइडिया आएगा तभी तो काम होगा। तो ये रब बटलर, नाम याद रखिएगा, रब बटलर। रब बटलर क्या थे, वो वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस समय यूके का एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, उनका दिमाग में आइडिया आया, और इन्हीं आइडिया के आधार पे, इसलिए तो इनका जो है सोच जो है यूके में हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट यूके में हुआ है। लेकिन पेरिस में इसकी प्रथम मीटिंग हुई, हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इनिशियली इसमें से कितने देश साइन किए थे, ये देखिए, इनिशियली इसमें से जो है 37 देश साइन किए थे, 37 कंट्री साइन किए थे, और भारत जो है प्रथम से ही शामिल है, मतलब उन 37 देशों में एक भारत भी था। तो इस तरह से आप देखें 1946 से ही भारत यूनेस्को का मेंबर रहा है। तो जो है, जो इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जैसा कि मैंने बता दिया, 19 नवंबर 46 से लेकर के 10 दिसंबर 46 तक पेरिस में हुआ था। ठीक है, अब इसका जो आप जानते हैं कि किस किस सम्मेलन में भारत के अध्यक्ष रहे हैं, और भारत में कब कब हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें से देखिए आप, जो 41वां सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में 2021 में हुआ था। 41वां सम्मेलन जो हुआ है, जो मतलब सबसे लास्ट सम्मेलन जो हुआ है, जो 2021 में पेरिस में हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका अध्यक्षता कौन किए थे, सैंटियागो इजरा इराइजबल किए थे। ठीक है, 41वां लेटेस्ट क्या क्वेश्चन रहेगा इसमें, 41वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कौन किए थे। तो 41वां सम्मेलन जो हुआ था पेरिस में हुआ था, 2021 में हुआ था, और जो है मैक्सिमम फ्रांस, पेरिस, इन देशों में ही इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो इसका अध्यक्षता कौन किए थे, सैंटियागो सैंटियागो इराजबल। ठीक है, तो इसका जो है अध्यक्षता 1952 में। हाँ, एक चीज और आपको बताता हूँ यहाँ पे कि नौवीं भारत का, जो हाँ बता रहा था मैंने कि भारत का क्या क्या रोल रहा है इसमें। तो देखिए नौवीं जो इसका सम्मेलन हुआ था 1956 में हुआ था, नौवीं सम्मेलन 1956 में हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था। एक ही बार भारत में हुआ है, और नौवीं सम्मेलन हुआ था है 1956 में हुआ है, जो नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अबुल कलाम आजाद किए थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता डॉक्टर अबुल कलाम आजाद किए थे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आप करते हैं, एक बार और भारत का लोग है मेंबर जो प्रतिनिधित्व किए थे 1952 में, इससे पहले। लेकिन 1952 में जो सम्मेलन हुआ था वो उस समय पेरिस में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्षता जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए थे। ये 1952 में पेरिस में हुआ था, लेकिन अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए थे। मतलब दो भारतीय जो है, डॉक्टर अबुल कलाम, और हमारा जो बताया हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दोनों लोग इनकी अध्यक्षता कर चुके हैं। एक 1952 में, एक 1956 में। 52 में जो हुआ था पेरिस में हुआ था, 56 में जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम जो है उधर ही हुआ है, फ्रांस वगैरह में हुआ है। तो इस तरह से, तो आपका है कि इसका हेडक्वार्टर्स इसमें करीब लगभग जो इंटरनेशनल लेवल में 50 से ज़्यादा जगहों पे इसका मतलब जो है ऑफिस है। हेडक्वार्टर तो पेरिस में ही है, 50 ज़्यादा मतलब कि आपका कह सकते हैं इसका मतलब ऑफिस है। तो उसमें से जो है इंडिया में इसके दो ऑफिस हैं। ठीक है,
दोनों नई दिल्ली में है। अब आपको बताता हूँ दो अलग अलग क्यों है। देखिए, एक जो है, जो 11 देशों के लिए है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, भारत तो है ही, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, इन 11 देशों का क्लस्टर कार्यालय भी भारत की नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल कुल 11 देश, देखिए ना, जितने पड़ोसी देश है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मतलब जो भी पड़ोसी देश आप देख रहे हैं, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे देशों का मुख्यालय जो है, क्लस्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा भारत में एक और इसका ऑफिस है, जो क्या है, ये, इसका नाम क्या है, MGIEP। MGIEP बोले तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड पी एजुकेशन, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी नई दिल्ली में है। तो इसमें टोटली जो है भारत सरकार इसका खर्च वहन करती है। तो इस तरीके से ये दो ऑफिस जो नई दिल्ली में है यूनेस्को को संबंधित। तो ये हुआ आपका यूनेस्को से संबंधित कार्यालय भारत में। इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, इसके जो प्रथम महानिदेशक कौन बने और इसका जो है कैसे कैसे कार्य होता है। तो इसके सबसे पहले प्रथम महानिदेशक जो बने वो जूलियन हक्सले थी। 1946 में प्रथम जूलियन हक्सले थे, ठीक है, प्रथम महानिदेशक जूलियन हक्सले, वो 1946 थे। अभी वर्तमान में महानिदेशक जो है वो लेडीज है, वो 11वीं, मतलब कितने अभी तक बन चुके हैं, इसमें क्वेश्चन है कितने महानिदेशक बन चुके हैं। तो अभी तक कुल 11 महानिदेशक बन चुके हैं। जो 11वें है वो आड्रे एजोले, जो फ्रांस की है, 2017 से लेकर के अभी कंटिन्यू है, फ्रांस की है, ठीक है, याद रखिए, आड्रे एजोले, वो फ्रांस की है, 2017 से कंटिन्यू 11वीं है। इसके पहले जो 10वीं थी वो भी लेडीज थी, मतलब टोटल 11 में से 2 महिलाएं रही है और 9 पुरुष रहे हैं। टोटल 11 है, 2 महिलाएं और 9 पुरुष। इस तरह से टोटल 11 महानिदेशक रह चुके हैं। और सभी यूएनओ मेंबर्स, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जितने यूएनओ मेंबर्स देश हैं, ऐसा नहीं है कि सारे यूएनओ जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो यूनेस्को के भी सदस्य होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे 3 ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य हैं लेकिन यूएनओ के सदस्य नहीं है, और 3 ऐसे देश हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जो सभी, जो जैसे आपका यूनेस्को यूरो के मेंबर हैं लेकिन यूनेस्को के मेंबर नहीं है, वो ऐसे देश में जैसे यूएसए, इसराइल, ये सब क्या है, हालांकि ये सब पहले था, ऐसा नहीं है, बाद में निकल गया है, बाद में आपके पास आज़ादी है, आपको लगे कि यूनेस्को हमारे हित का कार्य नहीं कर रही है। तो जैसे साउथ अफ्रीका की आपको बात बताना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका क्या किया था, यूनेस्को से बाहर निकल गया था, लेकिन जब नेल्सन मंडेला आए तो नेल्सन, क्योंकि इस बात में कि भेदभाव है, मतलब गोरे काले जो है, रंग की भेदभाव है, हम गोरे, आपको पता ही है साउथ अफ्रीका लोग जो है, उनको कहना था कि गोरे लोग हम लोग को मतलब समझते नहीं है काले लोगों को। इस तरीके से जो रंग भेद ये सब जो था, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका क्या किया कि यूनेस्को से बाहर निकल गया, उनको लगा हमारे लिए कुछ कार्य नहीं कर रही यूनेस्को। लेकिन जब नेल्सन मंडेला आए, काफ़ी कार्य किया, और लास्टली क्या हुआ कि वो फिर से दोबारा मेंबर बन गया यूनेस्को का। नेल्सन मंडेला जी दोबारा मेंबर बनने में सहयोग किए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यूनो सभी यूएनओ मेंबर यूनेस्को का मेंबर नहीं है। एक क्वेश्चन आ सकता है घुमा की पेशी में, इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से आप, कि सभी यूनेस्को का मेंबर भी यूएनओ मेंबर नहीं है। इसमें से 3 देश ऐसे हैं, 3-3 दोनों में है। 3 देश जो बताया यूएनओ को मेंबर हैं लेकिन यूनेस्को का नहीं है, जैसे बताया अमेरिका, यूएसए है, ठीक है, और आपका हमारा जो है यूएसए के अलावा इसराइल है। सेम वे में फिलिस्तान और ये हमारा जो कुक द्वीप, ये यूनेस्को का मेंबर है लेकिन यूएनओ का मेंबर नहीं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 193 मेंबर्स यूएनओ का और यूएनओ का भी है, यूनेस्को का भी है, तो सेम ही होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होगा, नहीं, ये सेम नहीं है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको दोनों का मेंबर रहना पड़ेगा। आपको अगर यूनेस्को का मेंबर रहना है तो यूनेस्को का रहिए, आपको यूएनओ का रहना है यूएनओ का रहिए। इस तरीके से 3-3 देश अपवाद हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा, जैसे बताया कि 1956 में साउथ अफ्रीका क्या हुआ था कि यूनेस्को से बाहर निकल गया था, लेकिन 1994 में फिर वो आ गया, मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए, फिर इसमें अब कैसे कार्य करता है, इसके कार्यकारी बोर्ड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कार्यकारी बोर्ड में समूह होते हैं, कई सारे समूह देश होते हैं। जैसे समूह 1 में 9 देश होते हैं, समूह 2 में 7 देश होते हैं, समूह 3 में 10 देश होते हैं, समूह 4 में 12 देश, समूह बी ए में 13 देश, समूह बी में 7 देश, कुल मिलाकर 58 देश का
इसमें से कार्यकारी सदस्य होते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान, पहले भारत रह चुका है, समूह वन में भी रह चुका है, समूह थ्री में भी रह चुका है, इस तरीके से भारत रह चुका है पहले कार्यकारी सदस्य। लेकिन अभी जो कार्यकारी सदस्य चल रहा है, अभी का जो है मतलब कि 2019 से 23 का जो ग्रुप है, 2023 तक, 24 से फिर नया समूह बनेगा, उसमें भारत नहीं है, कोई भी ग्रुप में नहीं है। पाकिस्तान है ग्रुप 4 में, जो यहाँ पे बताया मैंने कि समूह 4 में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन भारत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी जो है कार्यकारी सदस्य में भारत किसी समूह में नहीं है। ठीक है, वर्तमान जो है अपना जो 19 से 23 के बीच, 19 से 23 के लिए जो चल रहा है इसके बाद जो, हाँ, क्योंकि देखिए अब कोई चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे अब कैसे, इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा इंटरनेशनल संस्था है यूनेस्को, अब इसको कोई भी देश में कैसे उसको मेजर करेगा, कैसे रन करेगा, इसके लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो इंडिया, हर देश कुछ न कुछ अपने लेवल में एक बनाया है उसको मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इंडिया क्या बनाया, इंडिया भी एक संस्था बनाया है इसी आधार पे। इंडिया जो बनाया है उसका नाम है INCCU। देखिए नाम से पहले INCCU मतलब इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। INCCU, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। सिंपल है। तो यूनेस्को को कोऑपरेट करने के लिए एक इंडियन नेशनल कमीशन बना दिया है। ठीक है, इसकी भी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में ही है, भारत का है, राजधानी में ही रहेगा। अब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ये देखना है। इसका जो है आपका प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं जो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, MHRD जो है, इसके क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, माफ कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है MHRD, जो मिनिस्टर हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका सेक्रेटरी कौन होता है, तो सेक्रेटरी वही होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ये ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी है, वही इसका सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो INCCU है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, या तो यूपीएससी क्वेश्चन आपको पता ही कैसे देता है, 3-4 चीज़ों को घुमा के देगा, इनमें से कौन सा सत्य है कौन असत्य है। तो उसमें से एक बार ये भी लिख देगा कि IN जो CCU इसके मुख्यालय दिल्ली में है। दूसरा लिख देगा आपको INCCU का जो है फुल फॉर्म लिख देगा आपका, मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को, सही है या नहीं है। तीसरा लिख देगा आपको कि यूनेस्को जो है INCC, जो ये इसका मतलब हेड कौन करते हैं, या इसका मतलब प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो आपको जैसा बताया, इसका प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मिनिस्ट्री जो है MHRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होते हैं। इसका सेक्रेटरी कौन होता है ये भी दे देगा। तो सेम जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेक्रेटरी है, वो इसका सेक्रेटरी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम के पर्पज के लिए भारत से संबंधित है। तो ये जैसा कि आपको बताया। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है, अब इसका हमने मतलब उद्देश्य क्या है, जो आपका यूनेस्को है उसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, तो जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अब इसको हम उद्देश्य के बारे में बताते हैं। देखिए इसका जो यूनेस्को की विशेषता है, सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, जैसा कि आपने बहुत जगह पढ़े होंगे आप। जैसे कि आपको शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप SDG 4 का नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ये काफ़ी चर्चित है SDG 4। SDG 4 जो है ये यूनेस्को का ही बनाया गया एक, जो है यूनेस्को द्वारा ही अपनाया गया एक विधि है। जैसे कि इसमें से क्या कहा गया था, यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4, इसको हिंदी में बोल सकते हैं सतत विकास लक्ष्य 4, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ठीक है, इसके माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व, मतलब वैश्विक शिक्षा एजेंडा जो है 2030 तक, उसको लोगों को मतलब शिक्षा का लेवल को सुधारना है, अच्छा बढ़ाना है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक इसमें इम्पोर्टेंट बात बोला गया है कि शिक्षा का कभी शिक्षा ग्रहण करने का कोई उम्र नहीं है। आप मतलब हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहिए, मतलब आप एक आदमी पूरी जिंदगी भर शिक्षा ग्रहण करता रहे, इसमें वर्णित है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया। जैसा कि यूनेस्को का सतत विकास SDG 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व, एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसका एक और नाम आप एक सुने होंगे, एजुकेशन 2030, इसी को बोला गया फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इंचियोन घोषणा। ठीक है, ये क्या है, रोडमैप है। इंचियोन घोषणा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि इंचियोन घोषणा क्या है, शिक्षा से संबंधित इंचियोन घोषणा क्या है। तो शिक्षा से संबंधित इंचियोन घोषणा SDG 4 है। SDG 4 क्या है, तो जैसे कि आपने बताया
एसडीजी 4 शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलप क्या बोलते हैं आपको, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सतत विकास लक्ष्य 4। तो ये जो है हमारा इंचियोन घोषणा समझ में आ गया। इंचियोन घोषणा ये हमारा फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन 2030, फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन, जो कि 2030 तक के लिए टारगेट किया गया है। फिर दूसरा काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम, धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मक को बढ़ावा देना। कई सारे पॉलिसीज बनाकर धरोहर, जितने भी धरोहर है उनकी सुरक्षा करना, ये किसका काम है, यूनेस्को का काम है। तो यूनेस्को कैसे करेगी भारत में, तो किसका हेल्प लेगी, आईएनसीसीयू का हेल्प लेगी। तो आईएनसीसीयू के हेल्प से यूनेस्को क्या करेगी, हमारे धरोहरों की रक्षा करेगी और रचनात्मक को बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके दो इंपॉर्टेंट उद्देश्य देखा। तीसरा क्या है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए विज्ञान का बढ़ावा देना, विज्ञान का प्रयोग करना, मानव विज्ञान का प्रयोग करना, मतलब साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते हुए देश के विकास को बढ़ाना। किसी भी देश के विकास के लिए साइंटिफिक दृष्टिकोण को रखते हुए, मतलब विज्ञान की पूरा मदद लेना और एक दूसरे को विज्ञान के बारे में बताना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये भी एक लक्ष्य है और विशेषता कहें, उद्देश्य कहें, लक्ष्य कहें, इन चीजों में तथा वैश्विक प्राथमिकता अफ्रीकी संघ एजेंट द्वारा, जैसा कि इसमें है कि एजेंडा 2063, ठीक है, एजेंडा 2063 क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये अफ्रीकी संघ द्वारा है बनाया गया एक योजना है एजेंडा। इसमें से उसमें बोला गया है कि इसमें से मतलब वैश्विक जो है मेनली प्राथमिक प्राथमिक चीजों की उपलब्धता कराना है। जैसे कि एक जनरल चीजें के लिए, मतलब एक आदमी को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है, क्या क्या प्राथमिक, मतलब प्राथमिक चीजें, शिक्षा, जो बेसिक चीजें हैं, उन चीजों को के लिए एक इसका ये भी यूनेस्को का काम है, ध्यान रखिए। तो वैश्विक प्राथमिकता अफ्रीकी संघ द्वारा एजेंडा 2063 मतलब 2063 तक एजेंडा रखा गया है कि वहाँ पे सब लोग एक लेवल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पता है सब आदिवासी लोग रहते हैं और मैक्सिमम जो है आप जंगल झाड़ में ऐसे रहते हैं। वहाँ के लोग अभी भी, मतलब आप बोल सकते हैं कि सभ्य नहीं हुए हैं। तो वहाँ टारगेट रखा गया है कि 2063 तक चीज़ों में हम सुधार करेंगे, यूनेस्को ऐसा टारगेट किया। तो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030, मतलब ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020, 2025, 20, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक टारगेट किया गया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि शिक्षा के लिए बताया, वैश्विक शिक्षा एजेंडा में इसका जिक्र किया था। सेम लैंगिक समानता, लैंगिक समानता के लिए काम करना है। एक तो बोला ही कि आपको मतलब गोरे काले भेदभाव, जितने भेदभाव हैं इसके लिए लैंगिक समानता के काम करना। इसके अलावा मतलब महिला पुरुष, ठीक है, और जो थर्ड जेंडर है, इन लैंगिक समानता को मतलब ध्यान देना है, ठीक है, इस पे काम करना है। विश्व विरासत अभिसमय 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति की संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। हाँ, इसके बाद आपको पता है कि विश्व विरासत अभिसमय 1972, ठीक है, ये क्या करता है, संस्कृति संपदा एवं प्रकृति की संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है। विश्व, अब आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व में कितने, जैसा कि आपको बताया था, कल मैंने बताया था कि भारत में टोटल 40 जो है धरोहर हैं या 40 विरासत हैं, जो कि मतलब कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। तो इस तरह से तो कुल विश्व में कितने हैं, तो जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व में कुल 167 देशों में है। अब मेंबर कितने, 193 देश हैं। 193 देशों में ऐसा नहीं कि सभी देश में धरोहर हैं, 167 देश के अलावा जो बच गए वहाँ पे कोई विश्व धरोहर नहीं है, लेकिन वो भी कार्य कर रही है इसके मेंबर द्वारा। वहाँ पे अलग शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कार्य हो रही है। तो चलिए अभी मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल 167 देशों में 1154 विरासत है और उस 1154 में 40 जो है हमारे देश भारत में है, ठीक है, जो कि विश्व लेवल में। अब है कि 40वां सबसे लेटेस्ट विरासत कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट विरासत जो है, जो सबसे लेटेस्ट, वो गुजरात का कौन सा है, धौलीवीरा है। धौलीवीरा आप इतिहास में पढ़े होंगे। तो गुजरात का धौलीवीरा शहर जो है उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आज आप देखिए आपने यूनेस्को के बारे में, तो इसमें से आपको, हाँ, यूनेस्को में दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो भारत से संबंधित है। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन काम करती है, बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि यूनेस्को मतलब अपने आप
ये सब चीज़ें कर रही है। ये सब काम करने के लिए जो बताया, यूनेस्को काफ़ी संगठन का सहयोग ले रही है, गवर्नमेंट का सहयोग ले रही है, और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का सहयोग ले रही है। इन सारे सहयोग के माध्यम से वो अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ति कर रहा है वर्ल्ड लेवल में। तो इस तरीके से आपने आज देखा। इसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यूनेस्को का दो जो पुरस्कार है वो भारत से काफ़ी महत्वपूर्ण इसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पुरस्कार तो आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा किनको किनको मिला है, लेकिन मैं पुरस्कार क्या है ये तो बता देना चाहता हूँ। इसका जो पुरस्कार है, जो यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार, ठीक है, यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार, ये किस लिए मिलता है? तो ये सहिष्णुता एवं अहिंसा हेतु, जो सहिष्णुता एवं अहिंसा हेतु ये पुरस्कार मिलता है, प्रत्येक 2 वर्ष में मिलता है। ठीक है, इसका दोनों पुरस्कार जो मैं बताऊंगा वो प्रत्येक 2-2 वर्ष पे मिलता है। दूसरा आपको बहुत फेमस है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार जिसको आप जानते हैं। ठीक है, कलिंग पुरस्कार बहुत फेमस है। ये किस क्षेत्र में मिलता है? देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में मिलता है, कितनी अमाउंट मिलती है, किसको मिलती है, चलिए हम बताते हैं एक एक करके। तो जैसे मैं बताया यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो है ये सहिष्णुता एवं अहिंसा हेतु मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये 1995 से चालू हुआ है, प्रत्येक 2 वर्ष में मिलता है, और ये राशि है $1 लाख मिलता है। अब ये राशि कहाँ से आया है तो इसके बारे में बताता हूँ। ये राशि जो है ये हमारा महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के, जो मदनजीत सिंह जो हमारे मदनजीत सिंह थे वो भारतीय पुरुष थे, एक मतलब रचनाकार थे हम बोल सकते हैं। ये भारतीय जो हैं एक मतलब जाने माने जो है कलाकार थे, जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने महात्मा गांधी के 125वें वर्षगांठ पर उन्होंने यूनेस्को के फंड में कुछ पैसा दिया, ताकि ये यूनेस्को जो है सहिष्णुता एवं अहिंसा हेतु पुरस्कार दे सके। और उसी पैसे से आज जो है, आज तक प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है मतलब यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया करता है। तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो है आप याद रखिए कि प्रत्येक 2 वर्ष में मिलता है, 1995 से चालू हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है मदनजीत सिंह वो राशि दिए हैं, महात्मा गांधी से प्रेरित होकर दिए हैं, उनके 125वीं जन्म दिवस पर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो उसके बाद राशि कितनी मिलती है, $1 लाख मिलती है। तो करंट में देख लीजिएगा किनको किनको मिला है रिसेंटली। उसके बाद आपका यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जैसे विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु मिलता है। ठीक है, ऊपर का क्या था, सहिष्णुता एवं अहिंसा हेतु, और नीचे का जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान एवं के प्रचार प्रसार हेतु। ये 1951 से चालू हुआ है। ठीक है, ये 1951 से चालू हुआ है। और श्री विजयानंद पटनायक, इसमें क्या है, श्री विजयानंद पटनायक ये दान में कुछ पैसा दिए थे, और ये विजयानंद पटनायक साहब जो पैसा दिए थे उसी पैसे के लिए, उसी पैसे से आज कलिंग जो पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। तो यूनेस्को द्वारा 2 पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक 2 साल पे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, एक आपको बताया यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो कि सहिष्णुता एवं अहिंसा के लिए, दूसरा जो बता रहा हूँ वो कलिंग पुरस्कार किसके लिए, तो ये आपका कलिंग पुरस्कार विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आज आपने जाना यूनेस्को क्या करती है, भारत से क्या संबंध है यूनेस्को का। तो हम ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो है सिलेबस का भी ख्याल रखना है। तो जो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ कि ये जो यूनेस्को द्वारा जो 40 बताया मैंने मान्यता प्राप्त जो विश्व धरोहर है, ये विश्व धरोहर कौन कौन से हैं और उसकी विशेषता क्या है, ताकि ये हमारे जो संस्कृति और जो विरासत है इसका जिस चैप्टर को कवर किया जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो बनाया करूँगा जिससे कि आपका तैयारी हो जाए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए।